लेकिन इमरान खान का दावा है कि वो अप्रैल में इंतखाबात होते देख रहे हैं। ये बात खान साहब ने आज मुलाकात में वाज़ेह कर दी। इस मुलाकात में मैंने खान साहब की बॉडी लैंग्वेज से ये बात महसूस की कि इन्हें पूरा यकीन है कि अप्रैल में इंतखाबात हो जाएंगे और उसके मुताबिक फिर हम अपनी स्ट्रेटजी बना के अपने मेंबर्स पूरे करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि पैसे के हवाले से भी लालच था और बाकी मामला थे और कुछ हमारे जो एमपी साहबान है वो बिदक भी गए, इसमें भी कोई शक नहीं है। और ये कैसा इलेक्शन है कि जनाब सिर्फ कराची के जो यूनियन काउंसिल्स हैं उनके इलेक्शन के नताइज ठीक है जो है वो 24 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं और अभी तक नहीं आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे ज़िमनी या फिर आम इंतखाबात, नून लीग के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात और सिंध के बल्दियाती इलेक्शन पर उठते सवालात। वो कहते हैं कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, वो इमरान खान की सियासत समझने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ इमरान खान सरप्राइज़ पर सरप्राइज़ देकर इन्हें हैरान परेशान कर रहे हैं। सारे तज्जियाकारों और तजर्बाकारों का दावा था कि इमरान खान पंजाब हुकूमत नहीं छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, मगर सारे अंदाजे गलत साबित हुए। तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली से इत्तेमाद का वोट भी लिया और फिर असम्बली भी तहलील कर दी। अब अगली बारी पख्तूनख्वा की है। 2 सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद अब देखना यह है कि वफाकी हुकूमत ज़िमनी इंतखाबात कराएगी या फिर आम इंतखाबात। लेकिन इमरान खान का दावा है कि वो अप्रैल में इंतखाबात होते देख रहे हैं। ये बात खान साहब ने आज मुलाकात में वाज़ेह कर दी। इस मुलाकात में मैंने खान साहब की बॉडी लैंग्वेज से ये बात महसूस की कि इन्हें पूरा यकीन है कि अप्रैल में इंतखाबात हो जाएंगे। दूसरी अहम बात, इमरान खान ने निगरान सेटअप के लिए कौमी असम्बली में वापसी का इंदिया भी दिया है। और इमरान खान साहब से जो आज मुलाकात हुई इसमें मैंने अंदाज़ा लगाया कि एक तरफ इमरान खान साहब अब चाह रहे हैं कि किसी तरह से मामलात को आगे ले जाया जाए। बार बार उन्होंने ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इस तरह इस्तेमाल की कि हमें आगे बढ़ना है। इस्टेब्लिशमेंट से शिकवे बहुत ज़्यादा उन्होंने किए, मगर साथ वो ये भी कह रहे थे कि आगे मुल्क को अगर लेकर जाना है और मौजूदा बहरान से निकालना है तो वाहिद हल ये है कि सब मिल बैठ कर पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने की कोशिश करें और जो इंजीनियरिंग हो रही है इसको रोका जाए। और साथ उनके कॉन्फ्रेंस की वजह ये भी नज़र आ रही थी, वो कहते हैं, इमरान खान साहब कह रहे थे कि जी अब इनके पास रास्ता कोई नहीं है, या तो IMF की शराइत माने और फिर मिनी बजट लेकर आएँ, टैक्सेस लगाएं, बिजली पेट्रोल गैस सब कीमतें बढ़ाएं तो इनको नुकसान है, और अगर ये नहीं जाते और डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल बनेगी दूसरी सूरत में तो वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इमरान खान साहब को ये लग रहा था, उनकी बातों से लग रहा था कि हर सूरत में इनको इलेक्शंस में जाना पड़ेगा। मंगल की तारीख का बाकायदा उन्होंने कह दिया, कल के दिन खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ भी तहलील करने का उन्होंने कह दिया है और फिर इमरान खान साहब ने कहा जी जुमेरात तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा। फिर मैंने हमारे जो कलीग है शाहिद असलम साहब, उनके हवाले से सवाल किया उनकी गिरफ्तारी, और इस पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया बहुत ज़्यादा कि ये तो बड़ा गलत है, बड़ा जुल्म है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब का ये कहना है कि हमने नाम वो दिए हैं कि जो नून लीग के लिए काबिल कबूल हों पंजाब में निगरान वज़ीर आला के लिए। अब ये बड़ा दिलचस्प था और ख़ास तौर पर एक चीज़ का मैं यहाँ पर तज़किरा ज़रूर करना चाहूँगा कि इमरान खान साहब के चेहरे पर एक मैंने ख़ास मुस्कुराहट देखी जब उन्होंने मार्च और अप्रैल में इलेक्शन का जिक्र किया। बाकी शिकवे शिकायत सब चीज़ें और थी, तो ये मुस्कुराहट ऐसे था जैसे उनको इस चीज़ का कहीं यकीन है, यकीन दहानी है, क्योंकि एतमाद का वोट पंजाब में जो मिला ये इमरान खान साहब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये उन्होंने खुद ये बात वाज़े तौर पर कही कि जी हमें 10 से 15 लोगों का अंदाज़ा था। कुछ तो सामने आ चुके थे, खातून थी, एक दूसरा शख्स, उनका बार बार कहा जी बड़े हर वक्त पैसे मांगता रहता है, और फिर उन्होंने कहा 10 से 15 लोग। लेकिन जिस तरह से चीफ विप ने यकीन दिलाया था वो लड़का दुरुस्त साबित हुआ और हमारे लोग 186 पूरे हुए, हमने सबसे ही छुपाया हुआ था। वहाँ से इमरान खान कहते हैं सियासत बिल्कुल बदल चुकी है। अब मेरा जो सारा एनालिसिस है इस मुलाकात के बाद, इन सवालों जवाबात के सिलसिले के बाद, इमरान खान साहब की बातों से ये लगता है कि उनको लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ है और मामला को आगे ले जाना चाहिए। सिद्दीक जान और नूर आरफीन मेरे साथ है, इस बारे में हम बात करते हैं। सिद्दीक, मैंने अपना एनालिसिस भी दिया और जो बातें इमरान खान साहब से हुई वो सामने रखी हैं। आपको इन तमाम उनके बयानात से क्या लग रहा है? क्या वाकई एक तो जो उनका कॉन्फिडेंस है मार्च अप्रैल में इलेक्शंस का, और दूसरा कहीं उनको अब स्पेस दे रहा है सिस्टम? देखें, इसमें इमरान खान साहब के कॉन्फिडेंस की वजह आपने खुद ही बता दी।
कि मैं इस प्रोग्राम में भी ये बात कर चुका हूँ, मैं डॉक्टर फिज़ा साहिबा के प्रोग्राम में भी ये बात कर चुका हूँ। जब ये एतमाद का वोट नहीं लिया था तो मेरा भी एनालिसिस था, तहरीक इंसाफ के लोगों से बात करने के बाद एनालिसिस ये था कि चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे, लेकिन रन ऑफ इलेक्शन में वो वज़ीर-ए-आला पंजाब मुंतखब हो जाएंगे। मेरी तो ये एनालिसिस था, क्योंकि मुझे बिल्कुल ये था कि 186 बंदे पूरे करना इस माहौल में, जब इस्टेब्लिशमेंट का तासुर ये हो कि आपके ख़िलाफ़ है। लेकिन एक बात ये भी मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि तहरीक इंसाफ को अब इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट ने इस सारे अमल में इस्टेब्लिशमेंट वाकई न्यूट्रल रही है, और नए चीफ़ ने आकर और जो कहा जा रहा था कि हम ए पोलिटिकल हैं, हम न्यूट्रल हैं, वो इदारा न्यूट्रल रहा। वरना उसामा गाजी साहब इदारा अगर ज़ोर लगाता तो मैं ये नहीं मान सकता कि तहरीक इंसाफ के 2 लोग से टूटते। 2 लोग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 3 तो उनके पहले से लौटे थे, यानी ये दोस्त मज़ारी, चौधरी मसूद और खुर्रम लगारी। खुर्रम लगारी ने तो जो है वो बहुत से उनके मामलात हैं, तहरीक इंसाफ वाले बेहतर जानते, उन्हें पता है कि पहले भी किस तरह से इन्होंने वोट दिया था चौधरी परवेज़ इलाही को। तहरीक इंसाफ के सिर्फ 2 लोग जो हैं वो लोटे बने हैं, और वो भी उनमें से आप देखें कि जो चीमा साहब हैं वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं, अगर इदारे के कहने पे वो लागू हुए होते तो उसके बाद वो जो आप बयान दे रहे होते ये ना होते जो अब वो दे रहे हैं, वो वापस आना चाहते हैं पार्टी में। तो इदारा अगर कर रहा होता तो मैं ये नहीं मानता कि सिर्फ ये 2 लोग टूटे होते, चीज़ें बहुत ख़राब होती। लेकिन इसका मतलब यही है कि इदारा इन्वॉल्व नहीं था। अगर इनफरादी तौर पर कोई बंदा कोई काम कर रहा था तो उसको इदारे के लेवल पर भी देखा जाना चाहिए, और तहरीक इंसाफ को भी सबूत इदारे के सामने रखने चाहिए। अब जो इमरान खान साहब का एतमाद है, एक तो वजह यह है कि उन्होंने बिल आखिर असम्बली तहलील कर दी है, तमाम चीज़ें गलत साबित हो गई। जितने दावे किए जा रहे थे कि जनाब असम्बली तहलील नहीं करेगा, परवेज़ इलाही नहीं मानेंगे, परवेज़ इलाही PDM की तरफ से वज़ीर-ए-आला पंजाब बन जाएंगे, इनके अपने लोग एतमाद का वोट नहीं देंगे, ये होगा। नून लीग ने कहा 25 बंदे तोड़े हुए हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इस्लामाबाद पंजाब लेके जाऊँगा। वो जो अता तारड़ साहब ने कहा मैं सियासत छोड़ दूंगा। क्या वो बयान है जो नून लीग ने, हुकूमत ने या उनके हामी तजियाकारों ने नहीं दिया था, और इमरान खान ने वाकई सरप्राइज़ दिया एतमाद का वोट लेकर। अब इमरान खान को ये बात नज़र आ रही है कि पंजाब असम्बली ने तहलील कर दी है, KP की असम्बली वो तहलील करने जा रहे हैं। यहाँ पर उसामा गाजी साहब, ये आपको खबर है, आपके साथ शेयर कर दूँ कि नून लीग की लीगल टीम जो है उसको मियां नवाज शरीफ ने टास्क दिया है कि मुझे बताएं कि ये जो पंजाब है यहाँ पे निगरान सेटअप 90 दिन से तवील हो सकता है या नहीं, इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं नहीं। और मियां असलम इकबाल साहब, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। मियां साहब, ये काफ लीग वाला मामला सेटल समझा जाए कि अब तहरीक इंसाफ में काफ लीग आ रही है? चौधरी शुजात साहब ने तो रुकनीयत मुअत्तल कर दी परवेज़ इलाही साहब की। अब क्या पार्टी आपको लग रहा है कि डिवाइड हो जाएगी या ताकत परवेज़ इलाही के पास ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर। देखिए, रिक्वेस्ट ये है कि एक तो उनका इंटरनली मामला है आपस का क्यू लीग का, बट हमारी ख्वाहिश होगी कि जो क्यू लीग है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने, और हम चाहेंगे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करें ताकि मिलके इलेक्शन जो है, क्योंकि क्यू लीग का जो किरदार जो है ड्यूरिंग दी इस तमाम प्रोसेस के, जिसके अंदर पार्टी ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने फैसला किया कि हमें असम्बलियाँ डिज़ोल्व करनी चाहिए, तो किसी तरह भी जो काफ लीग थी वो पीछे नहीं हटी, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी रही। और जब हमने ऐलान किया 26 नवंबर को इस्लामाबाद में, तो मुझे याद है कि उससे अगले दिन जो है वो एक पेपर के ऊपर साइन करके चौधरी साहब हमारे चेयरमैन साहब को दे गए कि एक रेजोल्यूशन की कि जब आपका दिल करे, क्योंकि आप पार्टी के हेड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो हम आपको देते हैं और आप जब मर्जी इसको लॉन्च कर दें। और फिर उसके बाद भी जब तमाम मेंबर्स पूरे करने की बारी आई, तो क्यू लीग के जो पूरे 10 मेंबर थे, 10 के 10 असेंबली के अंदर मौजूद थे। वो कि उस दिन कुछ कैंडिडेट, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह की थी कि हम अभी बताना नहीं चाह रहे थे कि हमने काउंट करवाना है या नहीं करवाना, और जब हमारे मेंबर्स पूरे हो गए PTI के, तो हमने रिक्वेस्ट की कि आपके मेंबर्स कुछ जो है वो लाहौर से बाहर है, बहावलपुर में है और तलागंज में है, तो फिर उसी वक्त उनको वहां से चलाया गया कि आप, आल्दो के धुंध भी थी, बहाना भी बन सकता था, बट वो खान साहब के स्टांस के साथ खड़े रहे, जो कि मैं समझता हूं कि एक पॉलिटिकल वर्कर की जो कमिटमेंट होती है वो उन्होंने शो की।
जिसकी बुनियाद पर हमारी ख्वाहिश होगी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करें। मियां साहब, जो दूसरी एक बात जी आप बात करना चाहते जी, जो दूसरी बात है कि चौधरी शुजात साहब ने उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी या वो कर दी, उन बातों में मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि वो बेहतर तरीके से खुद इसका आंसर कर सकते हैं, लेकिन उनको अप्रिशिएट हम इसलिए हाथ से कर रहे हैं कि उनका जितना भी प्रोसेस था और जो भी रहे, चाहे मोनेस साहब और चाहे चौधरी साहब, चौधरी परवेज अली साहब, मैं समझता हूँ कि वो मेरी पार्टी के तमाम लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। सही। मियां साहब, आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, उसमें ये बात भी बड़ी वाज़ेह तौर पर इमरान खान साहब ने कही कि वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उनका ख्याल था 10-15 लोग इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन बड़े खुश थे कि लोग खड़े रहे। लेकिन उन्होंने कहा फ़ोन कॉल्स भी आई, पैसों की भी लालच हुई, ये सब। लेकिन अब उन्होंने जो बात की उसमें ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन का बार बार जिक्र किया। हालांकि वाज़ेह तौर पर उन्होंने जो गुफ्तगू का आगाज़ ही किया, मैं वहाँ जब मौजूद था तो वो दुखी थे, तकलीफ तो ज़ख्म की थी, लेकिन इस तकलीफ में थे कि किस तरह ये सब कुछ किया गया ताकतवर हलकों की तरफ से। और कहते हैं इसमें तो कोई शक नहीं कि पीछे कोई ना कोई लोग थे, और एक शख्स का उन्होंने बाकायदा नाम ले दिया कि सारा वो था और ये सारा मुझ पर ये हमला, और ये कोई शक नहीं। लेकिन अब वो ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन की तरफ जा रहे हैं। क्या ये जो इत्मीनान का वोट मिला, उनको लग रहा है कि कहीं अब उनको स्पेस मिल रही है, आपको तरीके इंसाफ को अब कहीं स्पेस मिल रही है कि वो कॉन्फिडेंस में थे कि इत्मीनान का वोट का अब हम कहेंगे अब तो शहबाज शरीफ की बारी है, और उनकी बातों से लग रहा था कि वो नहीं ले सकेंगे, क्योंकि खुद उन्होंने कंफर्म किया, मैं तो वहां मौजूद था, मैंने खुद सुना है कि वो कह रहे थे नून लीग के कुछ लोग हमारे साथ राब्ते में हैं। देखिए सोहम भाई, इसमें मेरी रिक्वेस्ट होगी, पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी होती है। जब सीनियर लीडरशिप खान साहब से मिली और यानी कि असेंबली के सेशन से पहले, तो उसके अंदर ये खान साहब ने कहा कि जो मैं बात यहाँ पे रिपीट करना चाह रहा हूँ कि आपने स्ट्रेटजी वो बनानी है, सबसे पहले आपने देखना है कि आपके सामने वाला, आपका जो मुखालिफ है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो किस तरह की स्ट्रेटजी बना रहा है, उसके फिर आपने काउंटर स्ट्रेटजी बनानी है। तो हमने सबसे पहले, क्योंकि मैं एज ए सीनियर मिनिस्टर पंजाब में जो मुझे टास्क दिया गया वो ये था कि मैं उनकी पहले स्ट्रेटजी को समझूं कि उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई क्या है, और उसके मुताबिक फिर हम अपनी स्ट्रेटजी बना के अपने मेंबर्स पूरे करें। इसमें कोई शक नहीं है कि पैसे के हवाले से भी लालच था और बाकी मामला थे, और कुछ हमारे जो MP साहबान है वो बिदक भी गए, इसमें भी कोई शक नहीं है। वो बिल्कुल क्या उसे लफ्ज बोलते हैं कि रोशन, सारी बातें सामने है, वो रोजे रोशन की तरह यहाँ है कि वो बिदक भी गए और उन्होंने उस टाइम में भी आगे, और क्योंकि जरदारी साहब जो थे वो पंजाब में आके हमेशा तमाशा लगाते हैं, आगे पंजाब में उनका कोई सिलसिला नहीं है, सिवाय वो कुछ सीटें उनको मिलती हैं, वो भी रवायती वहाँ पर जो पॉलिटिक्स है उस पॉलिटिक्स के हवाले से। बट उन्होंने पूरी कोशिश की कि पंजाब के अंदर तमाशा लगाया जाए, क्योंकि नून लीग ने हाथ उठा लिए थे, और उनकी लीडरशिप के दरमियान जब बातचीत हुई तो इनके कुछ लीडर्स हैं जो उन्होंने कहा हाथ जोड़ के किसी दूसरी जगह पर कि ना हमारे पास पैसे हैं, ना हम वोट खरीदने के लिए पैसे हैं, और ना हम कोई और तरह कर सकते हैं, ये सारा जुम्मा ही आपका है। सही है। उन्होंने उन पर डाल दिया, उन्होंने ये सोचा कि अब ये कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने स्ट्रेटजी बनाई। हमारे मियां साहब, हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान ने आपसे सवाल करना। जी सिद्दीक। मियां साहब, ये बताइएगा कि जो आपके 5 लोग टूटे हैं, ये सियासी तौर पे टूटे हैं या इसमें कुछ गैर सियासी फैक्टर्स भी मौजूद थे? आप सॉरी, मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूं तो आवाज की थोड़ी सी आ गई है दरमियान डिस्टॉर्शन, उसके लिए माजरत चाहता हूं। आपका सवाल जो 5 लोग आपके टूटे हैं, सिद्दीक का सवाल ये है, 5 लोग जो आपके टूटे, ये सियासी तौर पर या कुछ गैर सियासी ताकतें भी थी? देखिए सर, ज्यादातर तो एक चमक जो होती है ना सर, वो पैसे की चमक होती है, सीधी सी बात है। मैं भी आपसे बात करूंगा, और पैसे की चमक ने अपना काम दिखाया है और उन्होंने इस तरह का किया है, क्योंकि आपको याद होगा कि जो 22 पहले भी टूटे थे, उन्होंने किसी और बुनियाद के ऊपर अपने आप को किया, और वो सारा अमल भी आपने देखा हुआ है। उसमें पैसे की चमक भी शामिल थी और बाकी दूसरी चीजें भी शामिल थी। यहाँ पर भी वो पैसे भी चमक शामिल है और दूसरी चीजें भी शामिल है। और इसके अलावा एक मैं और आपको बात बता दूं, यहाँ पर सिद्दीक जान साहब और उसामा भाई, मैं आपको ये बात बताता चलूं कि कुछ मेंबर ऐसे भी हैं, हमें पता है और हमें यकीन है
उन्होंने कमिटमेंट की थी। दूसरी तरफ जो अब भी आए थे वोट देने के लिए, उनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जो शायद अभी मैं ना ले सकूं कि उन्होंने कमिटमेंट की थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं हो रहा था कि हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ जाना है। अपोजिशन भी हमसे आके पूछ गया। अब गवर्नमेंट की अपनी स्ट्रेटजी होती है, जरूरी नहीं है कि हर वक्त आप बढ़ के मारते रहे। अपोजिशन बढ़ के मारती थी, अपोजिशन नारे लगाती थी। अच्छा मियां साहब बहुत सी बातें अंदर की आपको बेहतर पता होगा, वरना आप कम से कम तज्जिया दे दें। मुश्किल सा सवाल है ये कि अब परवेज इलाही साहब का आना तहरीक इंसाफ में, परवेज इलाही साहब किसकी मानते हैं, किसकी मानते रहे हैं, कहाँ से वो अब सबको पता है, तो इसमें नहीं। तो दूसरी तरफ फिर इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस होना, वाज़ेह तौर पर मुस्कुरा रहे थे इस बात पर कि जी मार्च और अप्रैल में इलेक्शन है, तो कहीं से उनको कोई यकीन दहानी, कुछ ताकतवर हल्कों की तरफ से कोई बातचीत, कुछ तो होगा, इतना कॉन्फिडेंस और परवेज इलाही का आना। अच्छा मैं थोड़ा डोंट माइंड नहीं करना, मैं मोटरवे पे हूँ तो ऐसे आवाज थोड़ा सा दोबारा दोहराता हूँ। परवेज इलाही साहब जिन हल्कों की सुनते हैं उनका आपकी तरफ आना लगता है कि कोई ना कोई बैक चैनल पर कोई मुफाहमत कुछ हुई है, ऐसे तो नहीं हो सकता परवेज इलाही साहब आ रहे हो। दूसरा ये कि मार्च और अप्रैल में इमरान खान साहब इलेक्शन देख रहे हैं और इस पर बड़े कॉन्फिडेंस से वो कह रहे थे, तो कहीं कोई बात बैक चैनल पर चल रही है? देखिए सर, आपके सवाल के दो पार्ट हैं। देखिए हर बंदे का दुनिया में अपना एक तल्लक होता है, अपनी एक वफादारी होती है जो दूसरे करता है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो चौधरी बरादरान के जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे तल्लकात रहे हैं, अभी होंगे। तल्लकात जो है वो हर किसी शख्स के किसी ना किसी स्टेज पर किसी ना किसी के साथ होते हैं। जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता उनके ऊपर कोई प्रेशर है, उन्होंने तो कोई प्रेशर नहीं लिया, उन्होंने किसी किस्म का प्रेशर नहीं लिया। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि शायद उनके ऊपर यकीनन उनके ऊपर प्रेशर भी है, लेकिन उन्होंने उस प्रेशर को नहीं लिया और वो खान साहब के स्टांस के साथ खड़े हुए और इमरान खान की हर बात के ऊपर उन्होंने लब्बैक कहा। दूसरी बात यह है कि अब क्योंकि पाकिस्तान तरीके साहब में हमारी ख्वाहिश है कि हम बजाय इसके कि हम सीट की एडजस्टमेंट करें और उसमें टाइम जाया करें, वाई नॉट के एक पार्टी कर लें और उस पार्टी के अंदर हम रह के तो करें। क्योंकि अब इलेक्शन पाकिस्तान तरीके इंसाफ वर्सेस 13 पार्टियों के होना है, यानी कि ये 2 पार्टी सिस्टम हो गया, यानी कि 13 पार्टियां जम होके एक हो गई और पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक होगी। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ का इतना खौफ है कि वो 13 इकट्ठे हो गए प्लस 13 प्लस। ठीक है, यानी इसमें जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल समझ गए। तो और ये कि इमरान खान को साहब को कल को ये कोई और पार्टी है तो उससे वो जिस तरह कहते हैं ब्लैकमेल फिर बंदा होता है, एक पार्टी के साथ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया मियां असलम इकबाल साहब, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ, आपने हमें वक्त दिया। टॉप स्टोरी में जिस तरह से हम इस वक्त माहौल देख रहे हैं सियासत का, इमरान खान साहब के बयान जो ताज़ा आए हैं इस पर नुर आरफीन आप क्या कहते हैं? ये जिस तरह इमरान खान साहब पुरमीन नज़र आ रहे हैं हालात के हवाले से, जिनके बयान हैं, आपका तबसरा? मेरा तबसरा ये है कि भाई मुझे नींद आ रही है। अच्छा, क्योंकि इतनी पुरुमीद गुफ्तगू सुन करके हंस तो मैं सकता नहीं था, सो सकता नहीं हूँ, लेकिन बस मुबहम सा तबसरा यही है कि इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म भी अपनी मर्ज़ी से नहीं बने थे, उनको इस्टेब्लिशमेंट ने बनवाया था। इमरान खान साहब बेरोज़गार भी ख़ुद से नहीं हुए, उनको इस्टेब्लिशमेंट ने बेरोज़गार किया। इमरान खान साहब पे केसेस इसलिए नहीं चल रहे कि इस्टेब्लिशमेंट का एक धड़ा इमरान खान साहब को दोबारा बचाने के लिए सरगर्म अमल है। ये बातें बहुत सारी जगहों पे सुनी जा रही होंगी, कुछ बर्तन शायद गिर भी गए होंगे अब तक। हालांकि ये पहली दफ़ा नहीं कह रहा मैं और आखिरी दफ़ा भी नहीं कह रहा हूँ। और इमरान खान को यानी गोद लेने के लिए परवेज़ इलाही को, वो भी इमरान खान की कॉल नहीं है, वो भी अंकल लोगों ने, यानी अंकल लोगों के उस धड़े ने जो इमरान खान साहब के पालनहार इस वक्त बने हुए हैं। लेकिन ये सब कुछ अरसे के लिए है। कुछ अरसे के बाद इंशाअल्लाह ताला जब गुरुकुल की हवाएं चेंज होंगी तो इमरान खान भी एक तरफ होंगे और परवेज़ इलाही भी एक तरफ होंगे। बाकी उम्मीद का दामन थामे थामे आप हकीकी आज़ादी के सफ़र को एंजॉय कीजिए, जो कंप्लीट ग़ुलामी से इबारत है। इस्टेब्लिशमेंट की ग़ुलामी से इस्टेब्लिशमेंट की ग़ुलामी तक का ये सफ़र, और उस पर इस तरह के दिलचस्प और पुरलुत्फ़ तज्ज़िये मैं सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ उन तमाम लोगों को जो अवाम की दिलबस्तगी के लिए इस तरह की महफिलें लगाते हैं। अच्छा, आपने कहा कि अब भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर इमरान खान साहब के लिए अगर वो इक़्तिदार में भी आते हैं तो फिर हम ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं कि फिर ये
कराची में जो ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, इसमें क्या हुआ? पीपल्स पार्टी इतनी ताकत में किस तरह से नज़र आ रही है? क्या उनको भी कोई सपोर्ट हासिल हुई अपने बलबूते पर? ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। वक्त है आरफीन नामा का। आरफीन, क्या हुआ ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शंस में कराची और हैदराबाद के? वही हुआ जो साहब लोगों ने सोचा था। गैबी हाथ एक मरतबा फिर हरकत में आया है। कराची में वो कुछ हुआ है कि जो हो नहीं सकता, अक्ल उसे तस्लीम नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी को बरतरी दिला दी गई है। पिछली मरतबा आरटीएस सिस्टम बैठा था कि जिसका खुमियाजा हमने 3.5 साल तक भुगता, और उसके बाद फिर हम जाली हकीकी आज़ादी के सफ़र पर गामजन हैं, हंसते मुस्कुराते। एक मरतबा फिर वही झोलझाल करके 24 घंटे के बाद, पूरे 24 घंटे के बाद तकरीबन वही एपिसोड ज़रा नए कालिब में पेश की गई है कंपनी की मशहूरी के लिए। और इस दफ़ा ऑफ़र ये है कि समोसा फ्री है, हाँ चटनी के आपको पैसे देने पड़ेंगे। इस मरतबा मामलात कुछ उससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थे जो कराची वाले एक मरतबा फिर भुगत रहे हैं। पीपल्स पार्टी को 75, जमात इस्लामी को 40 और पीटीआई को 35 नशिस्तें हासिल हुई हैं। बाकी तो सब ऐसे ही है। जमात इस्लामी जो है उसके हाफिज़ नईम साहब काफ़ी पुरुमीद थे, लोगों में गर्मजोशी भी इस हवाले से नज़र आई। जमात इस्लामी ने जिस हिसाब से अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाई, मुख्तलिफ़ मामलात पर जमात इस्लामी का जो प्रोएक्टिव अप्रोच रही, जमात इस्लामी का जो रोल रहा, उसके हिसाब से एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि हाफिज़ नईम ऑफ जमात इस्लामी गालिबन अमीर जमात इस्लामी की हैसियत से नहीं बल्कि मेयर कराची की हैसियत से अब नज़र आएंगे। लेकिन बसा आरजू के खाकशुद मनसूबा साज़ों को गोया ये गवारा नहीं था। ये बिल्कुल वैसे ही हुआ है कि दो जनखों की आपस में शादी करा दी गई और उसके बाद हमने मुसल्ला बिछा लिया कि या अल्लाह लड़का दे। ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन पता नहीं क्यों मनसूबा साज लड़के की उम्मीद पे पीपल्स पार्टी को कराची में लेकर के आए। पीपल्स पार्टी कहाँ और कराची कहाँ? पीपल्स पार्टी ने ही तो एमक्यूएम की मदद से कराची का ये हाल किया है मेरे भाई। लेकिन भाई साहब लोगों की मर्जी, वही हुक्म सरकारी जो होगा वही पकेगी तरकारी। यहाँ मैं आपको ये बात बताऊं, कोई अच्छी खबर मेरे पास नहीं है आपको देने के लिए। हंगामों में उम्मीदवारों समेत 12 अफराद जख्मी, 7 इंतखाबी कैंप नजर आते, 24 अफराद गिरफ्तार। ये तो ही मनहूस खबर। अब इससे अच्छी या सुपर मनहूस खबर आप सुनिए। बेहतर सिक्योरिटी के बायस बल्दियाती इंतखाबात पुरअमन रहे। पुलिस चीफ, इनको चीफ मस्खरा अगर समझा जाए सूबे सिंध का तो भी कम है, क्योंकि इस किस्म के लताइफ से इनका करियर मेरा ख्याल है आईजी बनने के बाद, पुलिस चीफ बनने के बाद भरा पड़ा है। अवाम की दिलबस्तगी के लिए मुराद अली शाह के वज़ीरों के बाद कराची पुलिस चीफ का कंट्रीब्यूशन हमेशा याद रखा जाएगा। मेयरशिप के लिए जो ख्वाब बुन रही थी पीटीआई की हकीकी आज़ादी की जाली आंखें, वो फोड़ दी गई हैं। अपनी यूसी का नाम नेहाद मेयर ऑफ पीटीआई जो है वो इलेक्शन हार गए। नजमी आलम ने उनको धूल चटाई है। और जो एमपीए थे खुर्रम शेर जमान, वो सिर्फ एमपीए ही रह गए हैं, वहाँ से वो इलेक्शन तो हार गए। दूसरी जाने फिरदौस शमीम नकवी साहब ने हकीकी तौर पर एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने का जो है वो भरम दिखाते हुए उन्होंने बाकायदा बैलेट बॉक्सेस की सील वगैरह भी तोड़ी। उसके बाद उन्होंने कुछ ऊल जलूल किस्म के दावे भी किए जो काबिल कबूल तो नहीं थे। लेकिन अगेन मनसूबा साज अभी ज़रा किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ हैं। पीटीआई के ही एक लीडर थे जनाब अमजद आफरीदी साहब, उनको तंबू किया गया। उनके कब्ज़े से जो है वो पिस्टल निकली, कुछ गोलियां निकली। लेकिन मनसूबा साज अगेन राह की दीवार हैं। उसके बाद ये एक तस्वीर है, ये इस तस्वीर को आप ख़ास तौर पे देखिए। मेरा ख्याल प्रिंट साफ तो नहीं आया होगा, मैंने जानबूझ करके लूप नहीं बनवाया। इनका नाम सुनिए, नाम से आपको पता चल जाएगा कितने क्वालिफाइड है। इनका नाम है रबिस्तान खान। ये है पीटीआई के माफ़ कीजिएगा पीटीआई के एमपीए, गुलशन मेमार के सबसे बड़े लैंड ग्रैबर्स में इनका शुमार होता है। इमरान खान साहब का अभी मैंने टिकर चला, इमरान खान साहब ने कहा कि इनकी हालत तशवीशनाक है। इमरान खान को किसी ने ये नहीं बताया कि इमरान खान के अपने एमपीए, उसकी मदद से गुलशन मेमार वालों की हालत कितनी तशवीशनाक है। ये आदमी जो 5वीं क्लास के बच्चे के सामने भी अपना छुट्टी की दरख्वास्त नहीं लिख सकता,
ये आदमी पीटीआई का एमपी है, लैंड ग्रैबर है। जब मैं यहां बैठ करके कह रहा हूं तो आप सोचिए ये कितना बड़ा लैंड ग्रैबर होगा। और सिर्फ ये आदमी नहीं, पीटीआई से गुलशन मेमार से इनका एमएनए आफ्ताब जहांगीर, वो इनके बॉस हैं, वो इनके बॉस हैं। उनकी एक वीडियो में अपने शो में चला भी चुका हूं। लेकिन जनाब, जाली हकीकी आज़ादी तो ऐसी होती है, वो इसी तरह के लोगों से उसका सफ़र भी चलता है कि कभी उसको डाकू कह दिया परवेज़ इलाही को, और कभी उनको गोद ले लिया, कभी उनकी जो है वो सारी गलतियां अपने नामा अमाल भी लिख दी। मैं एक मरतबा इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हुए बस वाइंड अप की तरफ जाऊँगा। मुत्तहिद नाम नेहाद मुत्तहिद टोले की मुस्तकबिल के हवाले से जो पेशन गोई अल्लाह ताला ने मुझसे करवाई थी, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह MQM का बेड़ा गर्क बल्कि सवा सत्यानाश करने में इस अहकर इस खादिम का जो रोल था, MQM भी वो याद रखेगी और नाम नेहाद मुत्तहिद भी। ये बता दूं कि कराची हैदराबाद के अवाम ने बल्दियाती इंतखाब को मुस्तरद कर दिया। ये कहना है कागज़ के चीफ ऑफ मुत्तहिदा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने। उनको लगता है कि ये बात उनकी हम मान लेंगे। आखिरी बात, मेयर कराची रहनुमाओं के दिए गए नाम मुस्तरद कर दिए हजरत बिलावल ने। उन्होंने कहा फैसला खुद करूंगा। हैदराबाद के मुमकिना मेयर के तौर पर शर्जील इनाम मेमन के बेटे रावल इनाम मेमन को जो है कंसिडर किया जा रहा है, लेकिन ये मौरूसी सियासत हरगिज नहीं है। और आखिरी बात, मुर्तज़ा वहाब साहब वो भी अपने तौर पे कराची की इमारत के लिए कोशिश कर रहे हैं, कराची की चेयरमैनशिप के लिए, मेयरशिप के लिए, लेकिन उनके साथ जो मुकाबला लगा हुआ है वो है सईद गनी साहब का, जिन्होंने अपने भाई जो है उसका नाम दिया है। और उनके भाई फरहान गनी पर सईद गनी साहब के दस्ते रास्त तो नहीं, बहरहाल उनके दोस्त कहेंगे, नजमी आलम साहब ने, उन्होंने पार्टी क़यादत से रब्ता किया और कहा है कि भाई इन पर मनशियात फरोशों की मदद जैसे संगीन इल्ज़ाम है। और ये वो बात है जो एक्स SSP ऑफ सिंध डॉक्टर रिजवान ने अपने कलम से लिख करके सिंध हुकूमत को पेश की थी। जैसे भी पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त ताकत में नजर आ रही है, सिद्दीक जान इस पर भी आप बात करना जरूर कीजिएगा। लेकिन नून लीग जो है वो बड़ी मुश्किल में नजर आ रही है पंजाब में। मियाँ साहब कह रहे हैं कि मैं तो वापस नहीं आ रहा, सारी पार्टी की लीडरशिप कह रही है आए, वो कह रहे हैं जी मैं नहीं आ रहा पाकिस्तान, नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे, और साथ कह रहे हैं जी भरपूर तैयारी करें इलेक्शंस की। देखें, बल्दियात इलेक्शन के ऊपर बिल्कुल तफसील के साथ बात कर चुके हैं नूरुल अरफीन साहब, और उन्होंने ये बात बिल्कुल दुरुस्त कही कि रिज़ल्ट जो आ रहे हैं वो किसी सूरत भी जिसका एवरेज IQ लेवल है वो भी नहीं मान सकता कि जनाब जिस पीपल्स पार्टी ने तबाह और बर्बाद कर दिया कराची को, जिस पीपल्स पार्टी ने कराची को इस वक्त जो सूरत हाल है कराची की, कचरा आप देख लें, ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल आप देख लें, माहौलियाती आलूदगी आप देख लें, पीने के पानी का मामला आप देख लें, करप्शन लूट मार देख लें, कब्ज़े देख लें, मतलब कौन सी ऐसी बद इंतज़ामी, करप्शन, लूट मार, तबाही और बर्बादी ऐसी है जो कराची में नहीं है। और उसके बावजूद कराची से पीपल्स पार्टी को अगर वोट पड़ गया है तो वो फिर वोट पड़ा नहीं है, वो पड़वाया गया है। और फिर आप ये भी देखें कि पूरे पाकिस्तान का जब इलेक्शन होता है नेशनल असम्बली की सीटों पर और सूबाई असम्बली की सीटों पर, तो आप ये देखें कि 5 बजे पोलिंग एंड होती है और रात 11-12 बजे तक पता चल जाता है कि कौन सी पार्टी वज़ीर-ए-आज़म बनाने जा रही है। और ये कैसा इलेक्शन है कि जनाब सिर्फ कराची के जो यूनियन काउंसिल्स हैं उनके इलेक्शन के नताइज ठीक है जो है वो 24 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं और अभी तक नहीं आए। चले अब देखते हैं कि इस पर जमात इस्लामी तरीके कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि वो शायद सोच ही होती है कि पोलिंग डे पर जो होना हो जाए, बाद में तो केसेस चलते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इनसाइड स्टोरी में बात करेंगे कि नून लीग का क्या बनेगा। अब पता चला। पता चला। इनसाइड स्टोरी का वक्त है। सिद्दीक जान, एक तरफ हम देखते थे कि बड़े ऐलानात हुए, अब आ रहे हैं मियाँ साहब, अब आ रहे हैं, अब तो सारी लीडरशिप कह रही है, जाकर बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने वापस आने से साफ इनकार कर दिया है। तो ये तो क्राइसिस बन गया है। अब लोग कह रहे हैं कि किसी तरह तरीके इंसाफ का टिकट किसी तरह मिल जाए, वो तो अब नून लीग छोड़ने को तैयार हैं इनके लोग। देखें, ये बात आप ठीक कह रहे हैं और मैं आपको ज़रा इनसाइड स्टोरी में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ, नाज़रीन के सामने, कि इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ ने नून लीग की लीगल टीम को एक टास्क दिया है कि वो मियाँ साहब को चेक करके बताएं कि क्या पंजाब में जो निगरान सेटअप है वो 90 दिन से तवील हो सकता है या नहीं हो सकता, और अगर ये 90 दिन से तवील नहीं हो सकता तो फिर मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़ा ऐलान कर सकती है। और मामला ये है कि मुस्लिम लीग नून अगर ये देखती है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर पंजाब में ज़िमनी जो इंतखाबात होने हैं सूबाई असम्बली के, तो फिर ये नहीं हो सकता कि पंजाब में इंतखाबी मुहिम चल रही हो नून लीग की और वफाक में बैठी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत IMF के साथ डील करने के लिए, बाहर से पैसे लेने के लिए यहाँ पर मज़ीद पेट्रोल महंगा कर दे, डीज़ल महंगा कर दे, और पहले ही आटे का बहरान आपके सामने है,
फिर साथ ही नए टैक्सेस लगाने हैं, मिनी बजट लाना है, एक एलसीज खुल नहीं रही, डॉलर की शॉर्टेज है, दोस्त मुल्क उस तरह से ताउन नहीं कर रहे, जो ये डोनर कॉन्फ्रेंस है उसमें 1 रुपया भी नकद नहीं है, वो सब प्रोजेक्ट्स बेस्ड हैं, 3 से 5 साल के लिए हैं, और 90% उसमें जो काम है वो है जो प्रोजेक्ट ये तैयार करके उनको बनाकर देंगे फिजिबिलिटी, और वो आके एग्जीक्यूट करेंगे, उनके अपने लोग आएंगे, उनके अपने कंसल्टेंट आएंगे। तो ये नहीं हो सकता कि पंजाब में नून लीग इंतखाबी मुहिम में हो और वफाक में नून लीग की हुकूमत जो है वो आवाम पर मजीद तबाही और बर्बादी मुसल्लत कर रही है, और महंगाई कर रही हो, गैस महंगी कर रही हो, बिजली महंगी कर रही हो, इस तमाम चीज़ें महंगी कर रही हो। तो ये फिर नून लीग ये देख रही है कि फिर हम मजीद मुश्किल फैसले करने की बजाय, मजीद महंगाई करने की बजाय हम इलेक्शन में चले जाएँ। और उसमें यह है कि अगर पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान नहीं मानेंगे, जो कि बिल्कुल नहीं मानेंगे, ना वो मान रहे हैं, वो मुसलसल कह रहे हैं कि नहीं हमें अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जो पीपल्स पार्टी है उनके पास सिंध की हुकूमत है, उनकी दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं और वो रोज़ाना की बुनियाद पर माल पानी उनका बन रहा है। जो फजल रहमान साहब हैं उनका मामला ये है कि उनके पास जो वजारतें हैं उसमें हज़ार आसामियाँ आई हुई हैं, वो भी वहाँ पर काफ़ी सारे मामला चल रहे हैं। तो अगर मुस्लिम लीग नून ये फैसला कर लेती है और मियां नवाज शरीफ ये फैसला कर लेते हैं कि अब मजीद उन्होंने फैसले ऐसे नहीं करने, जिसकी वजह से रईस ही उनकी साख भी ख़त्म हो जाए और नून लीग के लिए पंजाब में जीतना बिल्कुल नामुमकिन हो जाए, सीटें बिल्कुल उनको ना मिलें, तो फिर ये हो सकता है कि ये खुद ही इलेक्शन में जाने का ऐलान करें। और अगर इत्तेहादी नहीं मानते असम्बली तहलील करने पर, फिर शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी हो जाएंगे और अक्सरियत किसी के पास नहीं रहेगी, तो असम्बली तहलील हो जाएगी। ये इमरान खान साहब ऐलान कर चुके हैं कि सदर एतमाद का वोट लेने का कहेंगे, वो भी शायद अब थोड़ा सा डिले हो जाए, उस पर भी हिकमत अमली जो है वो चेंज हो रही है। कल का दिन ये देखना होगा कि तहरीक इंसाफ केपीके असम्बली तहलील करती है नहीं करती। वहाँ पे भी कुछ ये भी तजवीज़ थी कि अभी केपीके की असम्बली तहलील ना करें। तो देख लें कि पंजाब में क्या माजरा होता है, कहीं ये ना हो कि यहाँ से इलेक्शन को जो है वो 90 दिन से आगे ले जाएं, और 90 दिन से आगे लेके जाते हैं तो फिर वो सूबा हम गंवा बैठेंगे। लेकिन इमरान खान साहब का तो यही है कि वो असम्बली भी तहलील कर दी जाए। ये जो आज आपने शुरू में बात की कौमी असम्बली में वापसी वाली, वो जाहिर है ये है कि निगरान सेटअप के लिए इन्होंने बात करनी है। पार्लिमानी पार्टी इस वक्त वो है जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, ये जाएंगे तो फिर इनका अपोजिशन लीडर होगा, तो उसके साथ मुशावरत और बातचीत होगी। अच्छा आरिफीन, जब भी इलेक्शन हुए पीडीएम मुश्किल में होगी? जी एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इनकी हरकतें जो है, जो इन्होंने चांद चढ़ाए हैं, इमरान खान ने जो कुछ किया था उसको अगर मैं ये कहूँ 10 से ज़रब दे दिया गया है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। महज 2-3 मिसालें काफ़ी हैं। अभी जो सदीक जान ने बताई बातें, अखबारात में रोज़ाना ये सब तबर्रा हो रहा है, सही। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे लाने वालों ने भी अपने कानों पर वेल्डिंग करवा ली है, आँखों पर वेल्डिंग वाला चश्मा पहना हुआ है, और ये जो बेशरम लोग इस वक्त इक़्तिदार में हैं, इन्होंने भी जो है वो टस से मस न होने की कसम खा ली है। गंदुम आपकी इजाज़त से, क्योंकि वक्त बहुत कम है, आपने शर्म की बात की, तो अब देखिए कि हमारे साथी शाहिद असलम साहब बोल का हिस्सा, उनको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया। अब हमने वायरल स्टोरी में बात करनी है कि हमने देखा कि सोशल मीडिया पर तमाम सहाफ़ियों ने भी इस पर आवाज़ उठाई है। अब उनको जुडिशल रिमांड पर भेजा गया है, अब उम्मीद है कि उनकी ज़मानत हो सकेगी। लेकिन जिस तरह उनको गिरफ्तार किया गया, सादा लिबास में भी लोग आए, पुलिस वाले भी, और उनको ले गए, कुछ पता नहीं जी कहाँ है, कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर उनसे लैपटॉप, पासवर्ड, मोबाइल मांगते रहे, लेकिन वो डट गए एक साफ़ी के तौर पर। तो सदीक जान, ये तो अजीब बात है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं कि ये कार्रवाई का तरीका है, लेकिन लोगों को उठा लिया जाता है। देखें, आज मियां अली इशफाक जो वकील हैं, जो कि पेश हुए शाहिद असलम साहब की जानिब से, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए, बहुत शानदार उन्होंने दलाइल दिए, बहुत वैलिड उन्होंने सवालात उठाए। और मैं ये कहूँगा कि जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं उमर शब्बीर साहब, उन्होंने भी एक दबंग फैसला दिया, और उन्होंने FIA एक प्रोसिक्यूटर जो इस्तदा थी 3-4 रोज़ के मजीद जिस्मानी रिमांड देने से इनकार करते हुए उनको जुडिशल कर दिया है। अब कल क्योंकि एक यहाँ पे हड़ताल है, लतीफ़ अफरीदी साहब का जो कत्ल हुआ है वो बड़ा अफसोसनाक है, बड़ा उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, उस वजह से हड़ताल है। तो अब परसों उनकी बेल जो है वो दायर होगी और इंशाल्लाह उनकी बेल हो जाएगी। मैं ज़रूर अपने चैनल की जानिब से मियां अली इशफाक साहब और उनके जो एसोसिएट्स हैं फैसल कंदवाल साहब और फयाज़ कंदवाल साहब और आहद खोखर साहब, जो उनकी टीम है, उनको अप्रिशिएट करूँगा। उन्होंने जिस ज़बरदस्त तैयारी के साथ आज केस लड़ा और उन्होंने ये साबित किया कि FIA के पास कोई सबूत नहीं है, शाहिद असलम की गिरफ्तारी गलत है, एक सहाफ़ी से उसका सोर्स नहीं पूछा जा सकता, और आज उनको जुडिशल जो है वो कर दिया गया। जी नूर आरफीन, क्लोजिंग रिमार्क्स। भाई उनका कसूर जो मेरी नॉलेज में वो यही है ना कि जनरल बाजवा के हवाले से, अहमद नूरानी की स्टोरी के हवाले से उन पर इल्ज़ाम हैं कि जी उन्होंने वो निकाल करके दिया है। तो क्या है इसमें, जनरल बाजवा के नाम के साथ रहमतुल्लाह अलैह लगता है, या उनके नाम से पहले हज़रत लगाने का कानून पास कर दिया जाए?
या अगर इस तरह की कोई बात है तो वहाँ से इमाम काबा का कोई फतवा या जामे अज़हर से कोई इस तरह की चीज़ ला करके वो कर दें। जनरल बाजवा की एक वीडियो भी है जिसमें वो बैठ कर रोड के किनारे वो किसी के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं बेटे के साथ। यहाँ जब चलते थे तो उनकी जान को बड़ा ख़तरा था, तालिबान उनके पीछे थे। अब वहाँ कोई उनको लिफ्ट नहीं करा रहा, वहाँ उनको कोई ख़तरा नहीं है। मतलब ये सारे टीणी पापा जितने हैं, कमांडोज जितनी फोर्सेस, वो जैमर्स वाली गाड़ियाँ, वो सब यहीं चाहिए इन लोगों को। वहाँ तो फारिग घूम रहे हैं, वो उनको तो कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा। और अगर जनरल बाजवा के हवाले से उनको उठाया गया है कि जी उन्होंने वो दे दिया था, तो उसमें क्या है? मतलब ऐसी क्या कौन सी चीज़ है? मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन ये आखिरी मरतबा इस तरह की चीज़ नहीं हुई है, और ये ज़ाहिर है कि पहला केस भी नहीं है। इमरान खान के दौर में इस तरह की हज़ारों चीज़ें हुई हैं। तो ठीक है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो चलता है, इसको आप कंडेम करें, मैं भी कंडेम करता हूं, लेकिन ये आखिरी वारदात नहीं है, अभी और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। पता नहीं और क्या कुछ देखेंगे, क्योंकि ये तो रिकॉर्ड बन गया है मौजूदा हुकूमत में। ये 9-10 महीने में इतने ज़्यादा केसेस सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं बने होंगे। लेकिन शाहिद असलम साहब को सलाम है कि वो डटे रहे, और जिस तरह उनसे कहा जी सब अपने सोर्सेज बता दें, ये एक सहाफ़ी का हक़ है कि वो ये चीज़ें डिस्क्लोज़ ना करें। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। कहीं पर बिजली की टेंशन, कहीं पर पानी की टेंशन, ये दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग। जाग पाकिस्तानी जाग, 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 जाग पाकिस्तानी जाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।